जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। आप चेक एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे। माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ बायनोमियल थ्योरम। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हुई थी छुट्टियों के पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी, अब तक आप भूले नहीं हो। और उसमें जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी आपने उससे बेस सवाल वगैरह भी ज़रूर लगाए होंगे, है ना। चलिए आ जाइए। आ जाइए फटाफट से। मैं भी बिल्कुल बढ़िया यार। फिजिक्स की क्लास भी चल रहा है। फिजिक्स की क्लास क्यों चल रहा है? सर छुट्टी कर देंगे थोड़ी देर में। सेम टाइम में फिजिक्स की क्लास कैसे होगी सर? आज आप मेरे ड्रीम में आए थे। क्या बोला मैंने ड्रीम में? चलो किसी के तो सपने में आ रहा हूं मैं। चलिए एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। 7:45 पर होगी फिजिक्स की क्लास, इस टाइम पे थोड़ी होगी, है ना। इस टाइम पे नहीं होगी। विक्रांत सर बोलेंगे कि ये तो हो गया था। विक्रांत सर बोलेंगे कि नई नई शादी हुई है, रात में क्लास लगा दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो गलत बात है। चलिए ध्यान दीजिए। ये सवाल देखिए, कुछ सवाल पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। सवाल है क्या? द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इन द गिवन एक्सपेंशन। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स क्यूब कौन से टर्म में आएगा, हमसे ये पूछा गया। सवाल एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इन द गिवन एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में कौन से टर्म में एक्स क्यूब आएगा, ये पूछा गया। ठीक है सर। विक्रांत सर आपको बहुत रोस्ट करते हैं। विक्रांत सर बड़े भाई हैं यार, मेरे शिक्षक भी हैं। मैंने अपने सीडीएस के टाइम पे सर की कुछ क्लासेस देखी थी, तो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। मैं उनको रोस्ट नहीं कर सकता, है ना। देखिए द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन। अब अच्छा, अगर लिखा हुआ रहता है a प्लस बी टू द पावर n, तो इसके जनरल टर्म को, यानी कि जो टी आर प्लस 1 होता उसको हम कैसे लिखते हैं? एनसी आर a टू द पावर n माइनस आर b टू द पावर r लिखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं ना बाबू। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू कितनी है? x है, और b की वैल्यू कितनी है? -2y के बराबर है। अगर हम जनरल टर्म वाले तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे, जनरल टर्म वाले तरीके से अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा कि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7cr x टू द पावर 7 माइनस आर माइनस 2y टू द पावर r। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था? x क्यूब है, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? x क्यूब है, यानी कि x का पावर क्या है? 3 है। हमने बोला ठीक है, x का पावर अगर 3 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे x का पावर जो 7 माइनस आर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 3। 7 माइनस आर इज इक्वल टू 3। अब ये 3 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 में से 3 गया 4। r इज इक्वल टू 4 लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म बिल्कुल गलत। अगर आप सोच रहे हो कि आंसर इज फोर्थ टर्म, बिल्कुल गलत। क्यों बाबू गलत क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 4 आई है, बट टर्म कौन सा था? टर्म वाज टी आर प्लस 1। इतने आसान सवाल भी एग्जामिनर आपको देकर के आपसे गलती करवा सकता है। टर्म वाज टी आर प्लस 1।
दैट मीन्स एक्चुअल टर्म क्या हो जाएगा, T4 प्लस 1 यानी कि T5, फिफ्थ टर्म विल बी द आंसर, दैट इज चार्ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इतने छोटे सवाल भी पेपर में वो प्रेशर के कारण गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे क्लोज से रहते हैं, जो आर की वैल्यू रहेगी वो ऑप्शन में रहेगा, आदमी जल्दी जल्दी उसी को मार्क कर देता है और फिर वो गलत हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। 73.06, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए। एनी 3 सक्सेसिव कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन दिस वर n इज पॉजिटिव इंटीजर at 28, 56, 70। ओके ओके, 1 प्लस एक्स टू द पावर n वेर n इज पॉजिटिव इंटीजर एट दिस एंड दिस, n की वैल्यू क्या होगी? कोई भी 3 पॉजिटिव है ना, कोई भी 3 कोएफिशिएंट है। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा मेरे भाई, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो टर्म यहां पे यूज हो रहे हैं, जो टर्म यहां पे यूज हो रहे हैं, मान लिया हमने कि वो उनमें से एक है TR+1, एक है TR+2 और एक है TR+3। हम इन टर्म्स को यूज कर रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म की बात करी जा रही है ना, 3 कंसेक्यूटिव टर्म की बात की जा रही है यहां पे। तो TR+1, TR+2 एंड TR+3, एनी 3 सक्सेसिव टर्म, उनके कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। कोफिशिएंट या बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों सेम हो जाएंगे, यहां पे 1 प्लस एक्स है तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करें TR+1 की। TR+1 की अगर हम बात करते हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, NCR 1 टू द पावर एनीथिंग x टू द पावर r। परंतु अब ध्यान दीजिए, परंतु बात क्या है, बात यह है भैया, बात यह है भैया कि हमें केवल कोएफिशिएंट से मतलब है। तो हमने बोला क्या कि NCR की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 28। फिर अगर हम TR+2 की बात करते हैं तो जिस तरीके से जनरल टर्म को लिखा जाता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, TR+1+1, यानी कि ये हो जाता है NCR+1 x टू द पावर R+1। अगेन हमें मतलब केवल इससे है, तो हमने बोला कि NCR+1 की जो वैल्यू है, NCR+1 की जो वैल्यू है दिस इज 56। और थर्ड वाले को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, हर जगह बेसिक से लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम सीधे बोल सकते हैं कि थर्ड केस के कारण NCR+2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 70, दैट विल बी इक्वल टू 70। मेरे भाई अगर मैं बोलता हूं कि NCR+1 अपॉन में NCR इज इक्वल टू 56 अपॉन में 28, तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, राइट? यदि मैं यहां पे बोलता हूं कि NCR+2 अपॉन में NCR+1 इज इक्वल टू 70 अपॉन में 56, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको याद है कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, तो कॉम्बिनेशन के पहले पेज पे हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, NCR अपॉन में NCR-1, याद है? जहां पे मात्र एक का डिफरेंस होता है, नीचे में छोटी वाली वैल्यू होती है, ऊपर में बड़ी वाली वैल्यू होती है। NCR अपॉन में NCR-1 की वैल्यू क्या होती थी, N-R-1, जो भी इनमें छोटा रहता है R-1 अपॉन में R, यही करते थे। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको आपने 2 बार में काटा और यहां पे बोल सकते हैं ना आप कि n माइनस जो छोटी वैल्यू है R अपॉन में जो ये बड़ी वैल्यू आप यहां पे यूज कर रहे हैं R+1, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 के बराबर आई। आप ऐसा बोल सकते हैं, याद है? याद है ना? चलिए दूसरी साइड पे चलते हैं। यहां पर आपने करा n माइनस जो ये छोटी वैल्यू है R+1 अपॉन में बड़ी वैल्यू यानी कि R+2, इसकी वैल्यू कितनी है जरा देखें, 7 से 8 बार में, 7 से 10 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। आपने इसको लिख दिया 5/4 के बराबर।
यदि हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम क्या बोल सकते हैं कि n माइनस आर इज इक्वल टू 2r प्लस का 2, और इसको इधर लाएं तो n माइनस 3r इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यस और नो? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लेडीज एंड जेंटलमैन. ठीक है, ठीक है. थोड़ा और इधर भी सॉल्व करें उसी तरीके से, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4n माइनस 4r माइनस 4 इज इक्वल टू 5r प्लस 10. इसको इधर लाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4n, ये 5r इधर आए तो माइनस 4r माइनस 5r यानी कि माइनस का 9r, 10 और 4 14. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इनकी मदद से हमें वैल्यू किसके निकालनी है, पहले प्लीज रिपीट कर देना, प्लीज रिपीट देख लेना, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ध्यान भटका रहेगा तो रिपीट ही थोड़ी करता रहूंगा बाबू मैं. n माइनस 3r इज इक्वल टू 4n माइनस 9r इज इक्वल टू 14. दो इक्वेशन हमारे पास आ गए. वैल्यू किसकी मांगी गई थी, n की वैल्यू मांगी गई थी, तो हम r को पहले कटाते हैं. दूसरे पेज पर जरा जाकर के अच्छे से इनको लिख लेते हैं. पहला इक्वेशन इज n माइनस 3r इज इक्वल टू 2. दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 लेडीज एंड जेंटलमैन. n माइनस 3r इज इक्वल टू 2 एंड 4n माइनस 9r इज इक्वल टू 14. 4n माइनस 9r इज इक्वल टू 14. अगर ऊपर वाले इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ऊपर वाला इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3n माइनस का 9r इज इक्वल टू 6. अगर हम माइनस करें यहां पे, अगर हम माइनस करें यहां पे तो माइनस, ये माइनस चेंज इनटू प्लस, माइनस 9r से ये गया, 4n में से 3n जाएगा तो कितना बचेगा n, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8. n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 के बराबर. हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ब्रावो. थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट दिस वाज ब्यूटीफुल क्वेश्चन. थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट दिस वाज ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ये आना चाहिए पेपर में, ऐसे सवाल आई वांट एग्जामिनर टू आस्क, है ना. कभी कभी थोड़े लेंदे सवाल भी देने चाहिए ताकि तुम स्किप कर सको. बाकी आ रहा है और वो 2.5 नंबर लेना जरूरी है. इसको आप क्विकली अगर करते, समझाना नहीं पड़ता, तो आप ऑब्वियसली कर लेते, वैसा कोई लोड नहीं रहता. बड़े आगे ब्रावो मार्क करेंगे फटाफट से. In the expansion of 1 plus x to the power 11, the fifth term is 24 times the third term. Then what is the value of x square? बहुत ध्यान से देखिए. बहुत ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है क्या कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 फिफ्थ टर्म इज 24 टाइम्स द थर्ड टर्म. जो फिफ्थ टर्म है वो 24 टाइम्स है थर्ड टर्म के. दैट मीन्स फिफ्थ टर्म T5 की जो वैल्यू है दिस इज 24 इंटू T3. T5 इज इक्वल टू 24 इंटू T3, राइट. T5 की वैल्यू यानी कि T4 प्लस 1 की बात करी जा रही है. जब हम T5 को फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 11C4 ही लिखेंगे ना. 11C4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 24 टाइम्स द थर्ड टर्म द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. 11C4 x to the power 4 is equals to 24 into 11C2 x cube. 11C4 x to the power 4 24 into 11C2 x cube लिख रहा हूं, x स्क्वायर. 11C4 11C2 की तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं. 11C4 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 11 10 9 8, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे में आ जाएगा 4 3 2 1. इससे ये कटा के इसको स्क्वायर बना देगा. इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 11 10. 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आएगी. ठीक है. ध्यान से देखिए जरा, 3 से ये 3 बार में गया,
8 3 से 24, ये 24 कंप्लीटली खत्म, ये दो इसको खत्म कर देगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब क्या बचा, दो बार में ये गया, अच्छा ये दो बार में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही काट देते हैं। ये 10 इससे गया, ये 11 इससे गया, इधर सब कुछ खत्म, यहां पे सब कुछ खत्म, बस 4 बचा है, इधर सब कुछ खत्म, यानी कि बस 1 बचा है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू मांगी गई थी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। किसी चमगादड़ ने पूछा 11 से 4 कैसे है, आर्यन, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। चमगादड़ कहीं के जब T5 तुम फाइंड करने जाओगे तो T5 को तुम क्या लिखोगे, T4 + 1, और T4 + 1 का मतलब NC4 ना, NC4 a⁻n - 4b⁴। n का काम कौन कर रहा है, 11 कर रहा है, तो 11C4, a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। b का काम कौन कर रहा है, x, तो x⁴। अब समझ में आया, पहला क्लास देखे होते और जनरल टर्म देखे होते तो ये समझ में आ गया होता पहले ही, है ना चमगादड़। देखो ये लोग पहले ही बता रहे हैं T4 + 1, T4 + 1। कैया सुधरोगे तुम आर्यन। चलिए आगे बढ़े, कुछ और सवाल देखते हैं। द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज x इज ग्रेटर देन 0, ये लिखा है पहले एग्जाम में, इंडिपेंडेंट ऑफ x, पॉजिटिव नेगेटिव, दी ओनली मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म पे हम नहीं गए, तो मिडिल टर्म के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो आंसर होगा भी नहीं खैर मिडिल टर्म वाला। बट इस सवाल को देखते, इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म जो होगा वो x के इंडिपेंडेंट होगा। अब x के इंडिपेंडेंट अगर टर्म है, ध्यान से सुनिए, अगर टर्म जो है वो x के इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि x का पावर 0 आ जाएगा, है ना। जरा वापस देखते हैं, फोर्थ टर्म को क्या लिखा जाता है, फोर्थ टर्म को लिखा जाता है T3 + 1 5C3 - x टू दी पावर 5 में से 3 गया 2 -1 अपॉन में क्यूब। ओके अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, -x का स्क्वायर। -x का स्क्वायर करिए या x का स्क्वायर करिए, बात तो बराबर ही है। 5C3 - x का स्क्वायर यानी कि सिंपली x²। इसके नीचे हम ये वाला x³ लिख देते हैं, लेकिन एक चीज पे आपको गौर फरमाना है। गौर किस चीज पे फरमाना है बबुआ, कि ये -1 का पावर 3 है, -1 का क्यूब है, और -1 का पावर अगर ऑड है तो वो इसको नेगेटिव बना देगा। मतलब ये बन जाता -5C3 x² अपॉन में x³, है ना। ये कितना बन जाता, -5C3, दिस इज सिंपली 1/x। अब आप एक बात समझिए, x क्या था, पॉजिटिव था, लिखा हुआ है ना, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। एग्जामिनर ने पहले यह बताया है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x जो है वो पॉजिटिव है। अगर बबुआ x पॉजिटिव है तो ये 1/x भी पॉजिटिव ही होगा। इफ x इज पॉजिटिव, इसका मतलब 1/x इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव है। 1/x पॉजिटिव हो गया, 5C3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, और इसमें ये नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा नेगेटिव, पूरा का पूरा नेगेटिव। फाइनल वैल्यू इज 4। अच्छा, मिलने से याद आया, एनडीए क्लियर करके कल मैं लौट रहा था तो आई वॉज एट ISBT कश्मीरी गेट, है ना, बस से आया था, सोचा मेट्रो लेके चला जाता हूँ, ट्रैफिक में कौन कैब कूब ले। तो मैं मेट्रो लेने के लिए जा रहा था, तो वॉक करते जाते एक बच्चा उधर से आया, जय हिंद सर। मैंने बोला जय हिंद भाई। तो फिर उसने बताया कि सर मैंने आपसे पढ़ा था ना, क्लियर एनडीए, मैं SSB ऑन 12 जनवरी इन भोपाल। ओके, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, हाउ इज योर प्रिपरेशन। बोलता सर हाँ वंडरफुल, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट थ्रू। उसका नाम क्या था, जय पंडित नाम था उस बच्चे का, जय पंडित। एनडी क्लियर कर रहा है, SSB है उसकी, 12 जनवरी को है, जय पंडित। फिर उसने बताया कि सर आई एम ग्रैंड सन ऑफ
कोई फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई फॉर्मर डेप्यूटी चीफ होंगे, मतलब मेरे को नहीं याद है कि कौन से फॉर्मर, अब उन्होंने नाम नहीं बताया अपने दादाजी का। माई ग्रैंडफादर वॉज डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगता है यार, जब कोई बच्चा ऐसे क्लियर करके मिले ना तो बहुत खुशी होती है राह चलते। तो हम वेटिंग कि किस दिन तुम भी ऐसे ही टकराओगे और बोलोगे सर हमने आपसे पढ़ाई करती, हमारा पेपर क्लियर हो, या सर हम रिकमेंड हो गए हैं, सर हम एकेडमी जा रहे हैं, या कभी एनडीए से बाहर आओ तुम और ऐसी राह चटे भटकते हुए टकरा गए तो फिर तुम मिल जाओगे और बोलोगे कि सर हमने पढ़ा था आपसे, अभी एनडीए में है, फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में है। तो वो मोमेंट ना हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द गिवन एक्सपेंशन आर द सेम, देन द वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे टर्म लिखा हुआ है, यहां पे टर्म क्या लिखा हुआ है, यहां पे टर्म लिखा हुआ कोएफिशिएंट। ध्यान रखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, है ना। अगर आप गौर फरमाएं तो कहा गया है कि इफ the coefficient of x square and x cube in the given expansion are the same, then the value of a क्या होने वाली है। पहली चीज जो आपको टक से इस सवाल को देखते पता होना चाहिए, यार एक्सपेंड जब हम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना कि NCR a to the power n minus r b to the power r। यहां पे b का काम ax कर रहा है, यहां पे b का काम ax कर रहा है, राइट। यहां पे b का काम अगर ax कर रहा है, मतलब हर जगह जब आप इसको जनरलाइज तरीके से एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 9CR 3 to the power 9 minus r and ax to the power r। इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख दो, a to the power r x to the power r। यानी कि जब x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर है तो वहां पे r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 2 है। जब x क्यूब है तो r की वैल्यू कितनी है बबुआ, r की वैल्यू 3 है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। इतनी छोटी सी बात उम्मीद करता हूं क्लियर होगी कि जब यहां पे एक्स स्क्वायर की बात करी जा रही है तो आर हमारा 2 के बराबर, जब एक्स क्यूब की बात करी जा रही है तो आर हमारा 3 के बराबर। 9C2 जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की जब हम बात करेंगे, जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट बोला गया है तो कोफिशिएंट ये पूरा है यहां से यहां तक, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोला जा रहा है, कोएफिशिएंट बोला जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9C2 3 to the power 9 minus 2 a स्क्वायर, यानी कि 9C2 3 to the power 7a स्क्वायर। अब अगर हम बात करें यहीं पे लगे हाथ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 9C3 3 to the power 9 में से 3 गया 6 a क्यूब, यही होगा। अब बोला गया ये दोनों बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस आर सेम, these are same। if they are same, if they are same तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बात अच्छे से बोल सकते हैं कि 9C2 3 to the power 7 a स्क्वायर इज इक्वल टू 9C3 3 to the power 6a क्यूब। ये इसको काट देगा और इधर केवल 3 बचेगा, ये इसको काट देगा और इधर केवल a बचेगा। अब 9C2 और 9C3 की वैल्यू निकालते हैं, 9 8 7 फैक्टोरियल तो खत्म हो जाएगा, नीचे में आएगा 2, साथ में इधर क्या बचा है बबुआ, इंटू का 3। 9C3 की जब हम बात करेंगे तो 9 8 7 6 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, नीचे में आएगा 3 गुना 2 और साथ में a। 9 इंटू 8 9 इंटू 8 खत्म, 2 से 2 खत्म। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 इंटू 3 9 और ये 7 डिनोमिनेटर में, a इज इक्वल टू 9 अपॉन में 7। अल्फा विल बी द आंसर। क्या ये बात आपके जहन में उतर गई मेरे भाई, कंफर्म करें, क्या ये बात आप सबके जहन में उतर गई है। बढ़े आगे,
तुम अगर साथ देने का वादा करो। If the binomial expansion of this were n is a natural number, the coefficient of 5th, 6th and 7th term are in AP, then n किसके बराबर होगा? ये घर से ट्राई करना. This will be your HW. The coefficient of x to the power 17 in the expansion. अब देखिए ये सवाल जो है ये पैटर्न बेस्ड सवाल है. किस टाइप के सवाल है बबुआ? पैटर्न बेस्ड. इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं फॉर श्योर. फॉर श्योर इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. पिंक मार्क जरूर लगा लीजिएगा. और मैं चाहता हूं कि एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसे सवाल दे कि जहां पे अगर तुम सॉल्व करके ऐसे सवाल देख के जाते हो तो तुम्हें एक एज मिले वहां पे. जरा गौर फरमाइए लिखा क्या हुआ है. लिखा हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 इन द गिवन एक्सपेंशन. जब इनको प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट करोगे, जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं x टू द पावर 17 बनेगा. उस x टू द पावर 17 का कोएफिशिएंट कितना होगा जरा बताइए. ठीक है, हम क्या करते हैं ना, जरा दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. जरा दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. x माइनस 1 x माइनस 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, दो ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. हमने दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए. ध्यान से सुनिएगा चीजों को. हमने दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया और x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट देखते हैं. दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? -3 आ रहा है. अब एक बार तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करते हैं एक बारी. x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3. इसको तो हमने प्रोडक्ट करके रखा ही है. कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3. जब तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना. ठीक है, बात समझ में आई? जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो एक्स का कोफिशिएंट चेक किया. जब तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है. तो हम प्रोडक्ट करके केवल एक्स स्क्वायर पे फोकस करते हैं कि कहां कहां एक्स स्क्वायर बन सकता है. जब ये -3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा? -3x स्क्वायर बनाएगा. जब ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा? -3x स्क्वायर बनाएगा. यानी कि ये बन जाता -6x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -6. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बना? -6 बना. अब एक चीज पे गौर फरमाइए जरा, एक चीज पे गौर फरमाइए जरा. जब आपने दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया था तो उससे एक पावर कम यानी कि एक्स का कोफिशिएंट कितना आया था? -1 -1 -2 -3 के बराबर. जब आपने तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया था, तीन ब्रैकेट जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो उससे एक कम यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया था? -1 -2 -3 यानी कि -6. अब अगर बोला जा रहा है x टू द पावर 17 तो आप ऐसा करिए ना, 18 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करिए. ये 18 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना. जब आप इन 18 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे एक पावर कम का ही तो कोफिशिएंट पूछा गया है. इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 कितना हो जाएगा बबुआ? माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक? 18 तक. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है. जरा आंसर मार्क कर दो फटाफट. तो चलो आंसर मार्क करो. याद है ना? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2. याद आया? n इंटू एन प्लस 1/2 के बेसिस आपने करा. माइनस n की वैल्यू 18 है तो 18 n प्लस 1 यानी कि 19/2. इससे ये 9 बार में 19 नवा कितना होता है बाबू? सब 19 नवा होता है 171 -171. दिस विल बी द आंसर. ब्रावो.
इस टाइप के सवाल आने चाहिए पेपर में, इस टाइप के सवाल आने चाहिए पेपर में, ठीक है। बढ़े आगे, माइनस का 171, एक इसमें पॉजिटिव का भी 171 देता ना एग्जामिनर, ऑप्शन नंबर ए, तो मजा आ जाता। चलिए शाबाश। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन। अब ये बड़ा प्यारा सवाल है अगेन, ये अगेन आई एम गिविंग यू HW, घर से ट्राई करिएगा जरा इसको, कुछ नई चीजें पढ़ भी लेते हैं। टर्म फ्रॉम एंड की जरा हम बात करें। अच्छा, देयर इज ओनली वन नेगेटिव, वेरी गुड, इस चीज पे आपका ध्यान गया आयुष चौधरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इस चीज पे आपका ध्यान गया, शाबाश। जरा टर्म फ्रॉम एंड की बात करें। देखिए, जैसे हमने जनरल टर्म पढ़ा था TR+1, तो उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से कोई एक टर्म फाइंड करने का प्रयास कर रहे थे, है ना, कि स्टार्टिंग से 7वां टर्म कौन सा होगा, 8वां टर्म कौन सा होगा, एंड सो ऑन। वही अगर एंड से पूछ जाए कि आखिर से 5वां टर्म कौन सा है, आखिर से 6ठा टर्म कौन सा है, जैसा सिग्मेंशन सीरीज में होता था, जब स्टार्टिंग से हमें किसी एपी में फाइंड करना होता था तो हम क्या करते थे, a+n-1 इंटू डी, और आखिर से फाइंड करना होता था l-n-1 इंटू डी, इस तरीके से करते थे, है ना। तो सेम चीज, सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई होता है, एक छोटा सा चेंज क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक्सपेंशन है, हमारे पास एक्सपेंशन है x + y⁴n, ये एक्सपेंशन है। इन जनरल क्या होता है, जब a + b⁴n में हम TR+1 करते हैं, जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं, NCR a⁻n-r b⁴r, जो आगे लिखा हुआ रहता है उसको हम a करते हैं, जो बाद में लिखा हुआ रहता है उसको हम b कहते हैं। अगर टर्म फ्रॉम एंड पूछा जाए, आखिर से कोई एक टर्म पूछा जाए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम करना, सब कुछ सेम करना है। बस जो पहले लिखा हुआ टर्म है ना, उसको आप b की तरह ट्रीट कर दीजिएगा, और जो बाद में लिखा हुआ टर्म है उसको आप a की तरह ट्रीट कर दीजिएगा। बाकी सेम जनरल फॉर्मूला TR+1 इज इक्वल टू NCR, वही a⁻n-r b⁻r। स्टार्टिंग में हम जो पढ़ते आए हैं, तो जो पहले लिखा हुआ रहता था उसको a बोलते, जो बाद में लिखा हुआ रहता था उसको हम b बोलते थे। लेकिन अगर टर्म फ्रॉम एंड की बात करी जाए, तो जो पहले लिखा हुआ उसको आप b की तरह ट्रीट करेंगे, जो बाद में लिखा हुआ उसको आप a की तरह ट्रीट करेंगे, आपका काम हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। जैसे द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द गिवन एक्सपेंशन, इसमें फिफ्थ टर्म आखिर से क्या होगा, आखिर से फिफ्थ टर्म के बारे में बात किया गया है, बहुत ध्यान से जरा देख लीजिए इस चीज को। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, काम वही है कि जनरल टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, T4+1 करना है। अगर स्टार्टिंग से फाइंड करना होता तो हम x³/2 को a की तरह ट्रीट करते, और -2/x² को b की तरह ट्रीट करते। लेकिन जैसे ही बोल दिया गया टर्म फ्रॉम एंड, तो ऐसी परिस्थिति में जो ये लिखा हुआ है -2/x², नाउ इट विल वर्क एज a एंड नाउ दिस विल वर्क एज b। T4+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12c4a, यानी कि -2/x² टू दी पावर 12 में से 4 गया 8, x³ अपॉन में 2 टू दी पावर 4 b⁻r होता है ना। देखते हैं, अगर ऑप्शन हमारा साथ दे दे, ऑप्शन हमारा साथ दे दे तो कुछ काम बन जाएगा। 12c4 -2 टू दी पावर 8 लिखिए या 2 टू दी पावर 8 लिखिए, बात तो बराबर ही है, पॉजिटिव हो जाना है। x टू दी पावर 16, x टू दी पावर 12 अपॉन में 2 टू दी पावर 4। बबुआ अगर आप गौर फरमाएं तो ये क्या हो रहा है, 12c4, इससे ये गया, दिस इज 2 टू दी पावर 4, 12c4 2 टू दी पावर 4, 12 में से 16 गया तो x टू दी पावर -4। अब एक बात तो क्लियर हो गई ना, कि आंसर कुछ भी हो उसमें x टू दी पावर -4 आएगा और वो पॉजिटिव आएगा, x टू दी पावर -4 आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। x टू दी पावर -4 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बस यहां नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब पॉजिटिव आना चाहिए, अब या तो 7220 आंसर होगा या तो 7920 आंसर होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, मतलब पूरा सॉल्व करवा के ही मानेंगे एग्जामिनर हमसे, कोई बात नहीं भैया कर लेंगे। 12 से 4 की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 12, 11, 10, 9,
12 में 4 के 8 फैक्टोरियल तो खत्म हो जाना है, नीचे में 4 3 2 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। शर्तियां 12 कट गया, 2 8 16 कट गया। ओ कटा तुम्हारा भी था, हाँ भाई 11 8 88 या फिर 9 8 72। 72 इंटू 11 अगर 72 इंटू 11 अगर हमने करा, 11 तो नहीं 22 का 2 कैरी 2, 11 7 77 2 79 7920, मतलब फाइनल वैल्यू इज 7920 और साथ में ये x टू द पावर -4 लिखिए, अपॉन में x टू द पावर 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7920 अपॉन में x टू द पावर 4, अल्फा विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? एक बार आंसर मार्क कर दीजिएगा पोल में सब लोग, अल्फा 7920 अपॉन में x टू द पावर 4। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। दा 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 रा 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 रा। मैंने आपको पोएम भेजी, आप देख लेना। लव यू रोशन सिंह सर, लव यू टू मेरे भाई। सर आप सिंगर बन जाओ, अच्छा बनना तो हम प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। चलो इस सवाल को तुम सॉल्व करोगे। देखिए लिखा हुआ क्या, द 14th टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन। गिव इट अ ट्राई। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं 120 सेकंड का वक्त। गिव इट अ ट्राई। मेरे को ये वाला कुछ दोबारा देखना है यार। मिडिल टर्म पढ़ाया है अभी, हर्षराज नहीं पढ़ाया ना। पढ़ो ना यार, सिलेबस सिलेबस सिलेबस। हाँ अमृतसर में आपको चाय पिला देता, आप भी दिल की बात कर, हम भी आपको। ओके भाई, कभी आएंगे। ए योगेश, दिमाग खराब काहे कर रहा है यार? जैसा मैंने सोचा वैसा आपने सोचा, या जैसा आपने सोचा वैसा मैंने सोचा, या जैसे एग्जामिनर सोचवाना चाहता था वैसे हम दोनों ने सोचा। हाँ तुम्हें हो एसीबी प्रद्युम्न। दया, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? अबे दया को कैसे पता था कि तुम क्या सोच रहे हो? और दया भी बोलता था कि जी सर। दया कुछ समझे? ए दया जो अंदर से बोलना चाहता था वो हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते हैं। दया बोलता था एसीपी चलो 14th टर्म फ्रॉम एंड, तो इसको हम बी की तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम ए की तरह ट्रीट करेंगे। 14th टर्म यानी कि T13 + 1 के बारे में बोला जा रहा है। कितना हो जाएगा? 17C13 a यानी कि -√y⁻, 17 में से 13 गया 4, और √x टू दी पावर एज इट इज 13। कितना हो गया बाबू? 17C13। इसको सीधे ये लिख देते हैं ना, y का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि माइनस है, पावर में 4 है तो वो पॉजिटिव ही हो जाना है, √y का पावर 4 है तो वो y स्क्वायर हो जाना है। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं x टू दी पावर 13/2। अब ऑप्शन में जाते हैं। 17C 5x टू दी पावर गलत, 17C 6 गलत, यानी कि आंसर इज नन ऑफ दीज। और ये भी गलत। ऐसा कैसे गलत? ऐसा इसलिए गलत क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, NCR इज इक्वल टू NCn-R। तो 17C13 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 17C4 की भी होगी। तो
तो 17C13 को आप चाहो तो रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, 17C4 भी लिख सकते हो। ये हो गया y स्क्वायर, ये x टू द पावर 13/2। दिस विल बी द आंसर 17C4 y स्क्वायर x टू द पावर 13/2। ब्रावो विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। हाउ इज इट क्लियर टू यू ऑल? मैंने इतना बोला तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ नन ऑफ दीज मार्क करो, जहां पर नन ऑफ दीज लगे तो सर कॉन्फिडेंस के साथ नन ऑफ दीज मार्क करें, क्योंकि आप ही ने बोला था भले वो गलत काहे नहीं हो। चमगादड़ चलो लास्ट का धमाका ऐसा था, वो 20% वाले खुश हो गए ना, कह रहे हैं नन ऑफ दिस मार्क करा है, सही होगा। नन ऑफ दिस वाले चमगादड़ बन गए। If in the expansion of this, the ratio of 7th term from beginning to the 7th term from end is 1/6, तो n की वैल्यू क्या होगी? ट्राई कीजिएगा घर पे, वक्त दीजिएगा जितना आपने उसको दिया था। अब बात करें जरा मिडिल टर्म की। देखिए मिडिल टर्म एक्चुअली में कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है ना। मिडिल टर्म एक्चुअली में कुछ अलग से कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मिडिल टर्म का सिंपल मतलब है वो टर्म जो बीच में आ रहा है। मिडिल टर्म का सिंपल मतलब ये है कि वो टर्म जो बीच में आ रहा है। सिंपल सी बात है कि जैसे अगर 11 टर्म है तो 5 इधर 5 उधर, बीच में जो आया छठा टर्म वो आपका मिडिल टर्म हो गया। लेकिन अब यहां पे कहानी थोड़ी अलग हो जाती है कि भैया अगर 11 की जगह 12 टर्म होंगे, फिर 14 टर्म होंगे, फिर यहां पे तो कहानी बदल जाएगी, है ना। यहां पे तो कहानी बदल जाएगी। इसी में हम दो केसेस लेकर के चलते हैं। मिडिल टर्म का सिंपल मतलब वही है जो टर्म बीच में आ रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक्सपेंशन एज इट इज ऐसा ही है। कोई एक्सपेंशन है हमारे पास a प्लस बी टू द पावर n। अब यहां पर हमने पहला केस लिखा, केस 1 जो हमने लिखा है, केस 1 क्या बोला है, when n इज इवन। जब n की वैल्यू इवन हो, बाबू अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंशन में? जितने भी होंगे, लेकिन और तो होंगे ना। जैसे अगर n की वैल्यू 10 है, a प्लस बी टू द पावर 10 में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 10 प्लस 11। अगर n की वैल्यू आपकी 100 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 100 प्लस 1 101। यानी कि नंबर ऑफ n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म हर बार ही ऑड होंगे। व्हेन n इज इवन, नंबर ऑफ टर्म्स will be odd। जब n की वैल्यू इवन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? ऑड होंगे। हाँ जी भाई, ये बात तो क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़े। अब इसका मतलब t, या फिर ऐसे लिख दो ना, n/2 प्लस 1th टर्म will be मिडिल टर्म, फॉर एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं क्योंकि ये मिटाऊंगा एग्जाम्पल। अगर a प्लस बी टू द पावर 10 है तो 10/2 प्लस 1, 10/2 यानी कि 5 प्लस 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, है ना। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं कि मिडिल टर्म इस हिसाब से बनेगा क्या, तो मिडिल टर्म इस हिसाब से बनेगा क्या, tn/2 प्लस 1 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? nc, r का काम तो यही कर रहा है, nc n/2 a टू द पावर n माइनस n/2। बबुआ n माइनस n/2 आप जब कर रहे जाओगे तो 2n में से n जाएगा, क्या बचेगा? ये n/2 के बराबर ही तो बन जाएगा, ये n/2 के तो बराबर ही बन जाएगा, 2n माइनस n, है ना। तो a टू द पावर n/2, b टू द पावर n/2। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या रहा, जरा उस पर फोकस कीजिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं तो nc n/2 विल बी द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन केस नंबर 1 जब n की वैल्यू इवन है। अब यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सवाल बने एक बार नहीं कई बार।
बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज लार्जेस्ट अमंग ऑल, लार्जेस्ट अमंग ऑल। मतलब क्या हुआ कि अब इसमें बहुत सारे टर्म हो रहे हैं और बहुत सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हो रहे हैं, तो जो ये मिडिल टर्म हो रहा है ना, इस मिडिल टर्म का जो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट बना है NC(n/2), इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इससे पहले वाले जो आ रहे हैं उनकी भी वैल्यू इससे छोटी होगी, इसके बाद जो आ रहे हैं उसकी वैल्यू भी इससे छोटी ही होगी। दिस इज केस नंबर 1। अब केस 2 की जरा हम बात करें। केस 2 की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, सेम चीज है, a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन है। when n is odd, number of terms will be even। ये बात तो क्लियर है कि अगर n odd है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे फॉर श्योर। अगर n odd है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होने वाले हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हम उसको दो बराबर पार्ट में तो बांट ही नहीं सकते। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a प्लस बी टू द पावर 11, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 12। अब 12 को दो बराबर भाग में बांटोगे ऐसे कि बीच में एक बच जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है, 6 में बांटा, बीच में कुछ बच भी नहीं किया। तो इसलिए जब n की वैल्यू ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, ऐसे केस में देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। ध्यान रखिएगा, देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म्स होंगे। कौन कौन से मिडिल टर्म्स होंगे बबुआ? इस केस में हम जो पहला मिडिल टर्म काउंट करेंगे दैट विल बी n प्लस 1 अपॉन में 2th एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। जैसे अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी टू द पावर 11, तो 11/1 प्लस 2 एंड 11 प्लस 1/2 प्लस 1, 11 प्लस 1 12 अपॉन में 2, 6th एंड 7th। इन दोनों टर्म को हम मिडिल टर्म कंसीडर करेंगे। अब आप यहां बोलोगे भैया अभी तो आपने बोला था कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो लार्जेस्ट होता है। अब इन दोनों में कौन बड़ा सा आएगा? तो यहां पर नोट करके लिख लीजिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ बोथ द मिडिल टर्म्स will be same and largest among all। सेम भी होंगे और लार्जेस्ट भी होंगे। मतलब इससे क्या पता चला कि चाहे वो केस 1 हो या केस 2 हो, जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो हमेशा लार्जेस्ट होगा, वो हमेशा हाईएस्ट होने वाला है फॉर श्योर। अब इसे सवाल किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं? जैसे ये एक सवाल है, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब ये तो बड़ा इजी सवाल है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन की बात करी गई है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन की बात करेंगे। यहां पे लार्जेस्ट कोएफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं पूछा गया, मिडिल टर्म के बारे में पूछा गया। पहली चीज तो हमें यह क्लियर होनी चाहिए कि अगर इवन है तो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। इफ इट्स इवन देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म उसमें हो जाएगा 10/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि जो इसका 6th टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। और 6th टर्म को आप कैसे लिखोगे बबुआ? t5 प्लस 1, एक्सपेंड करेंगे तो 10c5, x टू द पावर 10 में से 5 गया 5, माइनस 1/2x टू द पावर 5। 10c5 की जब हम वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 1 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 5 फैक्टोरियल यहां पे जिंदा बचेगा। इधर जब आप देखोगे तो x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 है, तो इसका मतलब
इस -1 to the power 5 के कारण ये नेगेटिव बन जाएगा और यहां पे आ रहा है 2 to the power 5 और साथ में x to the power 5। इससे ये गया। अब जरा ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान देते हैं। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि x कहीं नहीं होने वाला है। जब x कहीं नहीं होने वाला है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इन दोनों में से कोई एक आंसर होता है, लेकिन हमें फंसा दिया इस नन ऑफ दीज ने। जरूरी नहीं है कि इन दोनों में हम नेगेटिव करके इसको मार्क कर दें, क्योंकि नन ऑफ दीज दे रखा, तो हमें चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कई बार ऐसे फंसाता है। अगर यहां पे भी कोई एक पॉजिटिव वैल्यू रहती तो हमने देखा कि नेगेटिव आ रही, हम इसको मार्क कर दे, लेकिन यहां पर हमें चेक करना ही पड़ेगा। वी कांट टेक रिस्क। 2 to the power 5 की वैल्यू कितनी होती बाबू? 2 to the power 5 की वैल्यू होती बबुआ 32 होते हैं। आते हैं 32 ऊपर बनाएंगे कैसे? 32 ऊपर बनाएंगे कैसे? जल्दी से कोई तरीका है काटने का? कटे नहीं कटे क्या फर्क पड़ता है? 64 भी कट रहा है क्या? 64 भी नहीं बन रहा, डायरेक्ट नहीं बन रहा तो हटो यार। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 खत्म। ठीक है, 5 दूनी 10 खत्म। 3 3 जा 9 खत्म। अब क्या आ रहा है? देखे जरा क्या आ रहा है। 2 3 6, 6 36, 36 गुना 7 विथ नेगेटिव साइन और नीचे में 2 का पावर 5 यानी कि 32। 4 से 9 बार में, 4 से 8 बार में क्या आ गया? अब तो कुछ नहीं कटेगा, माइनस का 63/8। दिस विल बी द आंसर। ब्राव विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, -63/8। अगर ऑप्शन नंबर डी कोई पॉजिटिव वैल्यू रहती तो हम ये भी नहीं करते। पहले हमने देखा कि x हमारा गायब हो गया है और x एक जगह दिखा था, वो हमने एलिमिनेट कर दिया था। नेगेटिव वैल्यू बन रही थी। अगर केवल एक ही नेगेटिव ऑप्शन रहता और वहां नन ऑफ दीज नहीं रहता, हम सीधे ब्रावो को मार्क करते और हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं। यहां पे भी खैर आंसर ब्रावो ही है, बट ऐसे केसेस में आप चेक कर लीजिएगा, सीधे मत मार्क करिएगा, एग्जामिनर फंसा सकता है आपको। ठीक है, क्या ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आपके छोटे से भेजे में उतर गया? कंफर्म करिए एक बार। सारी उम्र सारी उम्र में जोकर तेरा ये जिंदगी सर्कस हो गई। तेरे बच्चे ये जिंदगी। The two consecutive term in the expansion this was binomial coefficients are equal। ध्यान रखिए, binomial coefficients बोला क्या? इस सवाल को आपको पता है कितनी देर में आप सॉल्व कर सकते हैं? इस सवाल को आप पता है कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं? इस सवाल को आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, 10 सेकंड में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ क्या था? टू consecutive term in the expansion this was binomial coefficients are equal। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके इक्वल होते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट उसके इक्वल होते हैं जो दो मिडिल टर्म्स हो। हाँ या ना बबुआ? कोफिशिएंट नहीं लिखा है। जो लोग 11th और 12th कर रहे हो, आंसर रट के बैठे हो, इतना मारेंगे भिखारी भीख नहीं देगा। क्वेश्चन बदला हुआ है यहां पे। बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा है, कोफिशिएंट नहीं लिखा हमने। जब बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करी जा रही है तो जो दो मिडिल टर्म्स होंगे उनका बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होगा ना। तो पहला मिडिल टर्म कौन सा होगा? 75 प्लस 1/2, 76/2 यानी कि 38। और अगला मिडिल टर्म कौन सा होगा? 39। 38 एंड 39, ये जो दो टर्म्स हैं इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होंगे। आंसर इज डेल्टा। चमगादड़। लव यू 3 रोशन सिंह सर। लव यू 4। इतना लव यू तो वो नहीं बोली थी जितना तुम बोलते रहे हो हैं? इतने प्रेम की आदत है नहीं हमको। अरे पोल तो काम नहीं किया, ये क्या हुआ? अब नहीं किया तो नहीं किया, हमारी क्या गलती है? दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। If the middle term in the given expansion is 924 x to the power 6, then the value of n क्या है? सर आपकी एज। अरे
हमारी एज से क्या मतलब है तुमको? हैं? हमारी एज से क्या मतलब है तुमको? लव यू टू सबको भाई, जो लोग लव यू बोल रहे हैं, इतना प्यार हम रखेंगे कहाँ यार, जगह कम पड़ जाएगी रखने के लिए। इस सवाल को जरा ट्राई करेंगे। आई एम गिविंग यू 120 सेकंड। जरा दिमाग लगाना कि किसी तरीके से इस सवाल को, सॉल्यूशन को सॉर्ट करके आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। सोचना आप ही को पड़ेगा, थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना चाहिए। तुम साथ देने का मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। देखिए, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अच्छा, अब एक चीज तो पहले क्लियर होगी ऑप्शंस को देख के कि ये जो एन है वो ऑड है, ये जो एन है वो ऑड है फॉर श्योर। कैसे भैया? क्योंकि एक ही मिडिल टर्म है यहां पे, एक ही मिडिल टर्म है यहां पे ना, 924 x to the power 6। अगर एक ही मिडिल टर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया हाँ, ये n जो है वो ऑड है। ठीक है, अच्छा n जो है ऑड बोल रहा हूं, n जो है वो इवन है, तभी तो एक मिडिल टर्म आ रहा है। इसका मतलब जो मिडिल टर्म होगा उसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे, nc n/2 x स्क्वायर टू द पावर n/2 1/x टू द पावर n/2 nc n/2 x टू द पावर, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली n अपॉन में x टू द पावर n/2। अब n माइनस n/2 अगर हम यहां पर करेंगे, सबको भूल जाइए, केवल इस पे फोकस कीजिए। लिखा क्या हुआ? 924 x टू द पावर 6, और इधर x का पावर कितना आ रहा है, हम x का पावर कंपेयर कर लेंगे ना, ज्यादा इजी पड़ेगा। जो हमने यहां देखा तो ये बन रहा है x टू द पावर n माइनस n/2, यानी कि x टू द पावर n/2, और एज पर क्वेश्चन ये कितना है? x टू द पावर 6 के बराबर है। दैट मीन्स n/2 की वैल्यू कितनी है? 6 के बराबर आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ n की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखे जरा कितनों ने इतना सोचा है, नहीं सोच पाए होगे तो क्या करेंगे तुम्हारा? ओनली 60%। कैसे चलेगा ये देश जब इतने आसान आसान सवालों में केवल इतने कम लोग सही जवाब देंगे? मैंने डायरेक्ट ऑप्शन ही यूज कर लिया। वेरी गुड, क्या बात है, ऑप्शन से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दस। अब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का मतलब हो गया जो मिडिल टर्म का। अब यहां पे कोएफिशिएंट लिख दिया, कोएफिशिएंट इसने लिख दिया बाबू क्योंकि 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग है। जब 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग है तो वैसे केस में कोएफिशिएंट और बाइनल कोएफिशिएंट सेम होंगे, है ना, इसलिए यहां पे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट लिख दिया है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की जगह। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग रहेगा तो वैसे केस में कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ भैया कि जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट आपसे मांगा गया, और ये जो टर्म है ये हमेशा ही इवन रहने वाला है। 2n प्लस 2, आप n की वैल्यू कुछ भी करिएगा ये इवन ही हो जाएगा। 2n प्लस 2 है ना, 2n प्लस 2 है। तो इससे क्या पता चला कि सिंपली करते हैं इसको 2n प्लस 2 c 2n प्लस 2 अपॉन में 2, यही तो होगा, यानी कि 2n प्लस 2
सी एन प्लस वन, यानी कि 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में एक तो सिंपली r फैक्टोरियल दैट इज n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और एक n माइनस आर फैक्टोरियल करते हैं ना, तो 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2n माइनस n यानी कि n ओनली, 2 माइनस 1 यानी कि 1 ओनली। इसको हम लिख सकते हैं अगेन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अच्छे से लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा बबुआ, 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 के फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। डेल्टा विल बी द आंसर, डी होगा सर। वेरी गुड, बड़े तेज हो यार तुम तो, हैं? बहुत तेज हो यार, कहां से आती इतनी समझदारी? डी फॉर नेहा, हैं? ये कौन से अल्फाबेट पढ़ रहे हो तुम? डी फॉर नेहा, वाह क्या बात है, कहां से सीखी ऐसी अंग्रेजी? अच्छा हुआ हम नहीं पढ़ा। अब शॉर्टकट टू फाइंड कोएफिशिएंट की जरा बात करें। सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस है कि बिल्डिंग है, बिल्डअप हो रहा है। मजाक कर रहा हूँ, अच्छी बात है यार, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अगर आप रेगुलरिटी बस बना के रखो ना, रेगुलरिटी बना के रखो, रेगुलरिटी बना के रखोगे तो होता रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको पता है कि यहां पे ना कोएफिशिएंट आप फाइंड करें या बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड करें, हर जगह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बबुआ? वो इंपॉर्टेंट चीज है भैया आर की वैल्यू। वो इंपॉर्टेंट चीज है आर की वैल्यू। अगर कभी इस प्रकार का आपको एक्सपेंशन देखने मिल जाए, इस प्रकार का कभी आपको एक्सपेंशन देखने मिल जाए, ए एक्स टू द पावर पी अपॉन प्लस बी अपॉन में एक्स टू द पावर क्यू टू द पावर एन, है ना। सो आर आर मेथड यहां पे आप एक लिख लीजिए, to find coefficient of x to the power m, always use r is equals to np minus m अपॉन में p प्लस क्यू। आपको पता है ना, अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी उससे आपको यह पता लग गया होगा कि आप कोएफिशिएंट निकाले, बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाले, कुछ भी निकाले, सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? सब कुछ डिपेंड कर रहा है बबुआ आपके आर की वैल्यू पे। तो यदि आप आर निकाल लेते हो किसी भी प्रकार से अगर आप आर निकाल लेते हो तो बस आपका काम हो जाएगा। आप कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कुछ भी फाइंड कर सकते हो बड़ी आसानी से, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक सवाल करते हैं, लिखा हुआ क्या? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 32 इन द गिवन एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट बोला गया, ठीक है भैया। अगर हम अपने आरआर मेथड के अकॉर्डिंग चलें तो आर की वैल्यू क्या होगी? अच्छा पहले तो कंपेयर करते हैं, ए एक्स पी प्लस बी अपॉन में एक्स टू द पावर क्यू लिखा हुआ था। अगर हमने बोला तो पी की वैल्यू कितनी है? जो यहां पे एक्स का पावर है 4। क्यू की वैल्यू कितनी है? जो यहां पे एक्स का पावर है यानी कि 3। एन की वैल्यू कितनी है? जो होल पावर है 15। और एम की वैल्यू कितनी है? जिसका कोएफिशिएंट अपने को फाइंड करना है यानी कि 32। हां जी भाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर की वैल्यू हो जाएगी एन पी 15 चौके 60। आर इज इक्वल टू एनपी माइनस एम अपॉन में पी प्लस क्यू। तो एनपी की वैल्यू 15 चौके 60 माइनस एम यानी कि 32
अपॉन में p प्लस क्यू यानी कि 7। 60 में से 32 गया, कितना होगा 32 8 40 20 60 28 अपॉन में 7, 7 से 4 बार में, 7 से 4 बार में r की वैल्यू कितनी हो गई 4 के बराबर। बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट इसी पे तो डिपेंड करता था, हमें r की वैल्यू मिल गई, हमारा काम हो गया। अब हम बात करें जरा कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट बोला, ध्यान रखना बबुआ, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोला है। बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर बोलता तो सीधे 15c4 लिख देते, लेकिन बात अगर कोफिशिएंट की आई है तो हम लिखेंगे 15c4, x लिखने की जरूरत नहीं है, 15cr लिख दे। 15c4 हमें इस -1 का भी कदर करना पड़ेगा, -1 का भी कदर करना पड़ेगा, -1 टू द पावर 4। अब किस्मत अच्छी है यहां पे कि -1 का पावर इवन आया, तो एज इट इज वो 15c4 के बराबर ही आ जाएगा। 15c4 के वैल्यू निकालने जाएंगे तो 15 14 13 12, 15 में 4 जाता है 11 आता है, 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे में 4 3 2 4 तिहाई 12 कट गेलो, 2 से 7 कट गेलो, 13 7 91, 15 गुणे 91, 15 एकम 15 के 5 कैरी 1, 8 20 9 35, 9 35 का मतलब होता है 135, 135 और 1 136, 136 1365 पॉजिटिव। आंसर इज ए। ये नेगेटिव दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना, तो बहुत सोच समझ के चलिएगा। कितना आसान है, क्या कहीं से आपको डिफिकल्ट लगा? ये आंसर मार्क कर दिएगा 45 सेकंड में। क्या कहीं से डिफिकल्ट लगा? ये अल्फा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। दिल संभल जा जरा, फिर मुहाबत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मुहाबत करने चला है तू, दिल। जिस राह पे, हाँ 15 से 3 आएगा, थाप मारेंगे भूत उतर जाएगा तुम्हारा। जब तुम r का वैल्यू पहले ही फाइंड कर लिए हो, जब तुम r का वैल्यू पहले ही फाइंड कर लिए हो बबुआ, तब उसको अलग से फिर r -1 + 1 के फॉर्म में लिखोगे क्या? उल्लू। अब यहां पे एक सवाल और बनता है। सवाल क्या बनता है कि विच टर्म विल कंटेन x टू द पावर 32। यहां से आपने जैसे ही r की वैल्यू फाइंड करी 4, तो आप बोलोगे कि r + 1 यानी कि 4 + 1 जो फिफ्थ टर्म जो होगा दैट विल कंटेन x टू द पावर 32। बात समझ गई? बात समझ में आ गई बबुआ? मम्मी बोल रही है कि तू पढ़ रही है या गाना सुन रही है? आंटी बोलो नमस्ते, बोलो मम्मी हमारे यहां इसी पढ़ाई होती है। चला, the term containing x to the power 7 in the expansion of this, which term will contain x to the power 7? चलिए इसको जरा सॉल्व करो। अभी तरीका बता दिया तुम्हें, 90 सेकंड ले लो, 90 सेकंड की जरूरत है नहीं, फटाक से हो जाता, फटाक से। कंफ्यूज हो गया, दोबारा देखना, कंफ्यूज होते रहोगे। Who wants to join in the Navy through NDA gets recommended, but after his recommendation, the class 12 result comes out and physics is shown as the 6th subject in his mark sheet. Then can we still join the Navy? No, you can't. तीस सही हो रहा है ना, 10 को देख के सीखो ना। लव यू सर ट्रक भर के, अरे दादा। टू ईयर्स हो गए, उसको दिखाया पिन नहीं जा रहा, डॉक्टर्स बोले हैं सब कुछ ओके, मेरा पिन नहीं जाता सर। तो सर डॉक्टर थोड़ी है, सर से अगर ऐसे इलाज पूछोगे तो सर उल्टे सीधे इलाज बताएंगे, कटवा लो, ठीक है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाबू डॉक्टर जो बोलेगा वही फॉलो करना पड़ेगा, हम डॉक्टर तो है नहीं। बायोलॉजी हमको वैसी नहीं आती थी, 10वीं क्लास तक तो रट रट के पास हुए हैं, 11वीं में आते ऑप्शन मिला बायोलॉजी छोड़ सकते, मैंने छोड़ दिया। द टर्म कंटेन x टू द पावर 7, r की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो p की वैल्यू कितनी है सर? 2x² है तो 2 है। q की वैल्यू कितनी है? केवल x है तो 1 लिखा हुआ है। n की वैल्यू कितनी है? 11 है। m की वैल्यू कितनी है? 7 है।
अब अगर बात करें कि आर की वैल्यू कितनी होगी, एनपी, तो हम वही तो पता चलेगा। एनपी अगर हमने करा 11 दूनी 22, हाँ, बहुत बच्चों ने गलत किया होगा। एनपी अगर हमने करा बबुआ तो 11 दूनी 22 माइनस का 7 अपॉन में पी प्लस क्यू यानी कि 3, 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 5 12 15 अपॉन में 3, इससे ये 5 बार में गया। आर की वैल्यू अगर 5 आई है तो टर्म कौन सा होगा, आर प्लस 1, टर्म कौन सा होगा, आर प्लस 1, 5 प्लस 1, यानी कि 6th टर्म विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं सवाल बनाऊं तो यहां पे लिखूंगा 5th और एक लिखूंगा नन ऑफ दिस। मैं सवाल बनाता तो पहला टर्म लिखता, पहला ऑप्शन लिखता 5th टर्म, और हाँ देखो चमगादड़ों को क्या करूं मैं इनका, ये जो दूर बैठ के तुक्का मारते हैं ना, हमारे सामने बैठते तुम तुक्का मारते, हम जूता मारते तुमको। पढ़ाई लिखाई नहीं करना है इनको, टाइम पास करना है। दिल इसको ट्राई करेंगे आप घर से, दिस विल बी योर HW। इसको अभी नहीं करेंगे, इसको अगली क्लास में करेंगे। अब ये बड़ा प्यारा सवाल है, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते, पेपर में पूछेगा और फिर पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे सवाल पहले भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे। एक बार देख लीजिए इस सवाल को बहुत 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 ध्यान से। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 एक्सपेंशन। अब एक बात बताइए, 1 माइनस x टू द पावर 4 को तो हम फर्दर एक्सपेंड कर देंगे नहीं। आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म से करते, फायदा क्या है, कोई फायदा थोड़ी है। तो हमने बोला क्या कि ये 1 माइनस x टू द पावर 4 को हम फर्दर एक्सपेंड कर नहीं सकते, इसको सिंपली 1 माइनस x टू द पावर 4 ही रखते हैं। जब हम 1 प्लस x टू द पावर 9 को एक्सपेंड करने जाएंगे, अब अपने को सब पे फोकस नहीं करना है, हमारा ध्यान बस इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि कहां कहां x टू द पावर 7 बनेगा। सबसे अपने को क्या मतलब है, सबसे अपने को क्या मतलब है, सबसे अपने को कुछ मतलब नहीं है, मतलब जिससे था उसको तो किसी और से मतलब था। ओ ये तो नहीं, उसको छोड़ो, इस पे फोकस करो कि हमें केवल x टू द पावर 7 से मतलब है। तो हम चेक करेंगे कि कहां कहां x टू द पावर 7 बन सकता है। अगर इस 1 को इधर कहीं x टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x टू द पावर 7 बनेगा। अगर इधर x टू द पावर 4 है तो इधर कहीं x क्यूब होना चाहिए, तब ही x टू द पावर 7 बनेगा। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही जाएगा ना, 9c0 1 टू द पावर 9 x टू द पावर 0 प्लस 9c1 1 टू द पावर 8 x टू द पावर 1, 9c2 1 टू द पावर 7 x स्क्वायर, 9c3 1 टू द पावर 6 x क्यूब, ऐसे ही चलेगा। प्लस डॉट 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 कहां तक, यहां पे हम लिखेंगे 9c7 1 टू द पावर 2 x टू द पावर 7 प्लस 9c8 1 टू द पावर 1 x टू द पावर 8 प्लस 9c9 1 टू द पावर 0 x टू द पावर 9। ऐसे एक्सपेंशन खुलेगा ये वाला, ऐसे ही हो रहा है एक्सपेंशन, है ना। जैसे वॉल्यूम पुल करता हूं वैसे ही सर कुछ बोल देते हैं। ईयरफोन लगा के देखो, कल मैं बोलूंगा अपनी टीम को कि जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी तो क्लास के पहले डिस्क्लेमर में लिखा जाना चाहिए, प्लीज यूज हेडफोन इफ यू वांट टू बी सेफ। चलो अब देखिए बबुआ, मल्टीप्लाई करेंगे हर बार कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन हमें मतलब है कि जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 7 बनेगा। 1 इंटू 9 से 7 इंटू x टू द पावर 7 कितना हो जाएगा बबुआ, 9c7 x टू द पावर 7। ये x टू द पावर 4 जब इस x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के x टू द पावर 7 बनेगा। यहां पे नेगेटिव साइन भी है तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9c3 x टू द पावर 7। अब अगर मैं बात करूं कि भैया x टू द पावर 7 को कॉमन ले लेते हैं, 9c7 माइनस 9c3 विल बी दी कोएफिशिएंट।
यही तो चाहिए था, है ना। तो 9C7 की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। 9 8 7 फैक्टोरियल तो खत्म हो जाएगा, नीचे में आएगा 2 माइनस 9C3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 8 7 9 8 7 6 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, नीचे में आएगा कितना 3 इंटू 2 2 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है? 2 से 4 बार में जाएगा ना, 2 से 2 बार में कैसे काट दे नजक। 36 माइनस का 4 3 12 12 सते 84, 36 माइनस 84, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 3 गया 4 विथ नेगेटिव साइन, माइनस का 48 विल बी दी आंसर। डेल्टा विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। 36 माइनस 84 डेल्टा विल बी दी आंसर। इस प्रकार के सवाल आपसे फिर से पूछे जाएंगे, फटाफट से जरा एक बारी डेल्टा मार्क कर दीजिए। पेपर में पहले भी पूछे गए, पीवाई को उठा के देख लीजिएगा। तेरी वो बातें वो चाहत की कसमें, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें, जाने तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कह दे, लम्हा इंतजार का दे कोई सिला मुझको मेरे प्यार का। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। ये गाना सुना तुमने? ये पुरानी मूवी है मन करके, उसका गाना है। देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट सॉन्ग। बचपने में जब मैं सुनता था तो दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट सॉन्ग। बड़े दिनों बाद ये गाना अचानक से जुबान पे आ गया। अब इसके आगे की चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अच्छा, आज की डीपीपी में पता नहीं क्या क्या मैंने ऐड करा दिया। आज की डीपीपी में बबुआ आपको सम ऑफ कोफिशिएंट के भी सवाल मिलेंगे, तो आप उन सवालों को स्किप करके बाकी सवाल लगा लेना और रेटिंग भी उसी के बेसिस पे देना। रेटिंग भी उसी के बेसिस पे देना जो आपने लगाए हैं, या फिर एक दिन रुके जाओ, कल लगा लेना, अगली क्लास के बाद लगा लेना, है ना। थैंक यू तो लिखा ही हुआ था इस पे ना यार, जय हिंद लिखा हुआ था। अच्छा, THINKYU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। You all are going to make it this time and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।